तो बच्चा लोग, आज फिर हम दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट आ जाते हैं। तो इस पार्ट में हमें थोड़े से डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या, एक बोल दूंगा कि एक फ्लो चार्ट सा ही बनाना है, ज़्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी थोड़ी बहुत ही आप लोगों को कारीगरी दिखानी पड़ेगी। तो हमने बैटरी का नाम भी सुना है, सेल सुना है, और क्या सुना है, वायर, और बताओ, बल्ब, स्विच, ये सब हम लोगों ने सुने हैं। जो नया सुना है हमने वो है रेजिस्टर्स, और क्या होगा नया, अमीटर, वोल्ट मीटर। ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में यूज़ होने वाले टर्म्स हैं। जो जब हम सर्किट बनाएंगे या सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये सब टर्म्स उसके अंदर हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इन सब का डायग्राम है, डायग्राम हमें बनाने आने चाहिए, क्योंकि सर्किट में हम नाम नहीं लिखते, या फिर बोलूँ सिंबल्स होंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के, या फिर से हम बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। अगर हम बैटरी की बात करें, बैटरी सबको बनानी आती है, इतना हार्ड नहीं है। क्या करेंगे बैटरी बनाते हुए, कुछ नहीं करना, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, बड़ा डंडा पॉजिटिव चार्ज और छोटा डंडा नेगेटिव चार्ज। गलती से इन दोनों डंडे को बराबर बना दोगे तो जो एग्जामिनर होगा वो इन डंडों की ही डांडियाँ खेलेगा। तो बराबर नहीं बनाना है, बड़ा डंडा जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो छोटा डंडा होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। इसी का हम अगर बात करें, ये मेरे पास बैटरी हो गई, ये सेल हो गया, और सेल के कॉम्बिनेशन से ही मेरे पास बैटरी बनती है। तो एक सेल या दो सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोल सकते हैं। तो पहले एक छोटा डंडा, बड़ा डंडा, फिर छोटा डंडा, एक फिर एक बड़ा बनाओ, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये बैटरी हो गई। सेल का कॉम्बिनेशन ही बैटरी है। जब हम सेल को कंबाइन कर देते हैं तो यही बैटरी बन जाती है। उसके बाद आता है स्विच। क्या आता है, स्विच। स्विच सबसे आसान टर्म है, सबसे आसान, मुझे बहुत मज़ा आता है स्विच बनाने में। कुछ नहीं करना होता, ऐसे करना है, ये करना है, बंद कर देना। ये हो गया ओपन स्विच, कि स्विच ओपन है। स्विच क्या है, ओपन है। और मेरे पास अगर मैं इसमें एक डंडा बीच में एक डॉट बना दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ओपन स्विच हो जाएगा, ये क्लोज स्विच है। ये क्या है स्विच, ये क्लोज्ड है, मतलब अभी स्विच बंद किया हुआ है। और ये क्या हो गया, ओपन हो गया, हमने ओपन करा हुआ स्विच है। इसमें करंट पास हो रहा है, इसके अंदर करंट पास नहीं हो रहा। उसके बाद बल्ब भी बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। बल्ब में भी, बल्ब कुछ ऐसे बनता है, ये करके, ये दिमाग की बत्ती जलाओ, ऐसे नहीं बनाना, सिंपल सा है बल्ब, ऐसे करके ये बल्ब है। हम इसे बल्ब बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बल्ब से। और क्या है, रजिस्टर्स। अब ये तो जो हमारे टर्म्स हो गए जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल हो गया, बैटरी हो गया, स्विच हो गया, बल्ब हो गया, वायर हो गई। वायर नहीं बनाया, वायर सिंपल है, कुछ नहीं करनी, एक डंडा, एक सीधी लाइन को हम वायर बोलते हैं। अब बात है रजिस्टर, सीधी लाइन से फिर थोड़ा जिगजैग लाइन, फिर थोड़ी सीधी लाइन। ये मेरे पास रजिस्टर्स हो गया। अमीटर में कुछ नहीं करते, अमीटर में सिंपल सा गोला बनाएंगे ए, और ये हो गया मेरे पास अमीटर का साइन। और ये मेरे पास वोल्ट मीटर हो गया, प्लस माइनस। ध्यान दे, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बना के देखोगे एक बार तो आप लोगों से बन जाएगा। और यही टर्म्स हमने सर्किट डायग्राम में इस्तेमाल करनी है। तो दोबारा हमने सेल के डायग्राम, हमने सेल का सिंबल देख लिया, बैटरी का देख लिया, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, बल्ब, वायर, रजिस्टर्स, अमीटर, वोल्ट मीटर। तो ये सब हम सर्किट डायग्राम में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बार बार बोल रहा हूँ सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम वो डायग्राम होता है जो एक इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर आप बोलो कि अगर आपका मकान बन रहा है तो जो डायग्राम बना के आपको देगा वो सर्किट डायग्राम है। जैसे अगर एक डायग्राम में बना के देखूँ कैसे बनेगा सर्किट डायग्राम, हम स्विच का और बल्ब का इस्तेमाल करके एक डायग्राम बना के देखते हैं कि मेरे पास कि एक
बल्ब लगा दिया मैंने, ये लगा दिया बल्ब, और बल्ब को मैंने कर दिया एक बैटरी से कनेक्ट, करंट पास हो रहा है। तो ये एक डायग्राम है, इसके अंदर आप स्विच भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमने ये स्विच कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, स्विच बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर यहाँ पे स्विच ओपन है, अगर क्लोज्ड होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये सब क्या है, ये कॉम्बिनेशन से ही सर्किट डायग्राम बनाता है। हम वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, हम अमीटर भी लगा सकते हैं। अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगेगा। अमीटर करंट नापने का काम आएगा, हमने अमीटर लगा दिया। हम यहाँ से वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। जो जो वो डायग्राम कहेगा वो हमने इस्तेमाल करना, हमें पता होना चाहिए रखना क्या है, सिंबल क्या है। तो ये इस चीज़ को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ये सब चीज़ें काय में आती है, सर्किट डायग्राम में आती है। तो भाई अगर आप लोग लैब में जाएं तो लैब में जाके आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो। कुछ बच्चे इतने शैतान होते हैं कि वो आइटम तोड़ते भी हैं और बिल भी पे नहीं करते आइटम तोड़ने के बाद, कि उन्होंने आइटम तोड़ा स्कूल का और बिल भी पे नहीं किया, मतलब फ़ाइन भी नहीं दिया। और जब आप फिजिक्स लैब में जाओगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। मीन्स टू से अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जो घर में आती है वो वोल्टेज आती है, जो हमें लगती है वो करंट लगता है। हम कहते हैं करंट लग गया, नहीं जी करंट नहीं लगता, वो वोल्टेज लगती है। कहते हैं कि वोल्टेज तेज आ गई, नहीं जी वोल्टेज तेज नहीं आती, करंट तेज आता है। समझो आज तक हम उल्टा ही पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे कि अगर हम कहें कि भाई साहब बहुत तेज वोल्टेज आई और हमारे अप्लायंसेस फूक गए। भाई अप्लायंसेस कैसे फूक गए वोल्टेज आने तेज आने से? वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ए टू बी, ए से बी तक जाने का जो हमने 1 जूल ऑफ वर्क डन किया था, वो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। भाई इसके अंदर करंट तेज आ गया था, करंट तेज आने के बाद अप्लायंस सह नहीं पाया और सह नहीं पाया तो फट गया। तो वोल्टेज कभी करंट मतलब वोल्टेज कभी तेज नहीं आती, करंट तेज आता है। और कभी करंट नहीं लगता, वोल्टेज लगती है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को लगता है। ठीक है भाई। तो जो हमने ऑब्जर्व किया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्या ऑब्जर्व किया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ रहा तो I भी बढ़ रहा और V घट रहा तो I भी घट रहा। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा इस पे कि जब भी हम लोगों को पता है 9th में हमने पढ़ा था कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। जब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया। तो कितना आ गया मेरे पास? V अपॉन I, V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट। या फिर आप कंफ्यूज मत होना, V इक्वल टू कांस्टेंट इंटू I। और इसे हम लिख सकते हैं V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट। यही बात हमें ओम बता गए थे, यही बात हमने ओम्स लॉ में पढ़नी है। यही है ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ यही है। हम इसकी एसआई यूनिट क्या में नापेंगे? हम इसकी एसआई यूनिट नापेंगे ओम्स में। और ये जो कांस्टेंट है हम इसे बोलते हैं रेजिस्टर। तो यहाँ पे बोलते हैं V अपॉन I इक्वल टू R। और इस R को काय में नापेंगे? इस R को नापेंगे हम ओम में। ये ओम का साइन है, ये नापने का साइन है, ये सिंबल है। ये मेरे पास क्या है? ओम। ओम्स लॉ क्या कहती है? द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, is directly proportional to the current following in the circuit। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। किसके? करंट के, जो सर्किट के अंदर फैल रहा है, जो सर्किट के अंदर घूम रहा है। तो एक बार मेरे साथ साथ बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक वोल्टेज, अगर बोलूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 वोल्ट करंट, 1 एम्पियर करंट घूम रहा है तो उसे हम बोलेंगे ओम्स लॉ। कितना करंट घूमेगा? दोबारा सुनो, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है
तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 ओम। दोबारा सुनो, जब 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट के, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 हो, और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा हो, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तो ऐसे को बोलते हैं हम वंस लो, ओम्स लो। क्या बोलेंगे हम, ओम्स लो। तो ओम्स लो क्लियर हुआ? हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि रजिस्टर किस काम आता है, क्या काम है रजिस्टर्स का, ये आर है क्या, V/I = R है क्या, ये कांस्टेंट क्या है? भाई जी रजिस्टर, जब हम बोलें कि अगर हमने चार्जर, हम मोबाइल का चार्जर ले लेते हैं, मोबाइल का चार्जर का मतलब क्या है, हमारे पास जो घर में करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट का आ रहा है। कितने वोल्ट का आ रहा है, 220 वोल्ट का। लेकिन हमें करंट कितना चाहिए, हमें 5 एम्पियर या फिर 5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, इससे ऊपर नहीं चाहिए। जो फास्ट चार्जर होता है, फास्ट से फास्ट वो शायद मेरे हिसाब से 5 एम्पियर और 2.5 वोल्ट का होता है, ठीक है ना। तो अब इतने बड़े करंट का क्या करें भाई, 220 वोल्ट और हमें कितना चाहिए, 2.5 वोल्ट। तो भाई हम क्या करते हैं, हम रजिस्टर्स को लगा देते हैं। हम रजिस्टर्स को लगा के उसका करंट कंट्रोल कर सकते हैं। हम करंट करना ही रजिस्टर्स का काम है। रजिस्टर्स का मतलब हिंदी में अगर बोलूँ, उसका मतलब होता है रुकावट। तो किसी में चीज़ में रुकावट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो हमें रजिस्टर काय में करना है भाई, हमें रजिस्टर किसी भी चीज़ में करना है। तो रजिस्टर किस चीज़ का बना होता है भाई, सबसे बड़ी बात है, एक मेरे से सर ने क्वेश्चन पूछा था, मैं एक जगह इंटरव्यू में गया तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा स्कूल था, स्कूल का नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने मेरे से पूछा, भाई तू 10th क्लास को पढ़ाता है? मैं कहा हाँ जी। एक बात बता, जो रजिस्टर्स बने हुए होते हैं, हाउ विच मटेरियल आर यूज्ड टू मेकिंग द रजिस्टर्स? भाई सिंपल सी बात है भाई, रजिस्टर रुकावट है, और अगर हम कंडक्टर को लेके चलेंगे तो रुकावट कैसे पैदा करेंगे? तो हम रुकावट पैदा ही नहीं कर सकते। तो हमें रजिस्टर्स को इंसुलेटर से बनाना पड़ता है। इंसुलेटर, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो मिट्टी हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंसुलेटर। अगर हम इंसुलेटर के चीज़ का यूज़ करेंगे तो ही हम रेजिस्टेंस को बना सकते हैं, क्योंकि करंट अगर हमने किस में बना दिया, कंडक्टर में बना दिया, तो वो पास कर जाएगा, तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो इंसुलेटर हमेशा किसका बनता है, हमेशा नॉन कंडक्टर का बनता है, या फिर इंसुलेटर का बनता है रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो इसे हम अगर हमें सर्किट में बना के दिखाऊं तो सर्किट में कैसे बनता है, सर्किट में ऐसे बनता है कुछ, हमने ये लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, हमने एक बैटरी लगा दी, या फिर हमने, चलो बैटरी बोली तो बैटरी ही लगाऊंगा, सेल नहीं लगाऊंगा। एक बैटरी लगा दी, करंट पास कर रहा है, ठीक है, करंट पास कर रहा है। अब करंट पास कर रहा है तो ये क्या है मेरे पास, इसे हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, REHEOSTAT, रियोस्टेट। ये टेक्निकल टर्म्स है। रियोस्टेट का काम क्या है, अ कंपोनेंट इज यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। हम वोल्टेज को चेंज ना करके, हम एक कंपोनेंट जो वोल्टेज को ना चेंज करके करंट को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब, रेगुलेटर जो हमारे गैस में होता है उसका मतलब होता है रेगुलेटर। तो वो रियोस्टेट वो टर्म्स है, वो रजिस्टर है, वो टर्म्स है, वो मशीन बोल सकता हूं, वो मशीन है जो वोल्टेज को छेड़े बिना करंट को कंट्रोल करता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, रियोस्टेट। ध्यान से सुनो, वोल्टेज को बिना छेड़े, अगर यहां से 20 वोल्ट का करंट पास हो रहा है तो 20 वोल्ट का ही होगा। लेकिन क्या करेगा ये 20 वोल्ट को नहीं चेंज करेगा। हम वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते, हम किसे चेंज कर सकते हैं, करंट को। तो वो किसने काम किया, रियोस्टेट ने। रियोस्टेट ने क्या काम किया, इसने करंट को रेगुलेट कर दिया। करंट को रेगुलेट, जितना हमें चाहिए था उतना करंट बना दिया। तो इसका एक बार आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, अ कंपोनेंट इज यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। आराम आराम से बोलूं, अरे धीरे धीरे लिख लो थोड़ा सा, दोबारा सुनो भाई। 9th क्लास का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है भाई, 10th वाले भी रिस्पॉन्स दो तभी मजा आएगा। अ कंपोनेंट इज यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस का काम समझ में आया। रियोस्टेट एक मशीन है जिसे हम करंट को रेगुलेट करते हैं, ज़्यादा या कम जितना भी चाहिए होता है। ठीक है भाई साहब। अब मैं कंडक्टर इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ। कंडक्टर इंसुलेटर बने हुए कहाँ के होते हैं, होते क्या है भाई, फिर भी आप लोगों को पता है, फिर भी हम एक बार
पढ़ लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है ये। ज़्यादा बड़े लेक्चर मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोर भी हो जाओगे सुन सुन के, लेकिन फिर भी आप सुनो थोड़ा बहुत, 10-15 मिनट का जितना भी लेक्चर है आप लोग सुन सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा लेक्चर छोटा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको थोड़ा बड़ा लेक्चर बना के दूंगा। तो भाई कंडक्टर, इंसुलेटर, क्या हो गया, कंडक्टर, इंसुलेटर। एक इसके बीच का भी टर्म है, उसे बोलते हैं पुअर कंडक्टर। ये गरीब है बेचारा, पुअर है, इसे बोलेंगे पुअर कंडक्टर। समझो, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, लो रेजिस्टेंस। इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास रुकावट कम है तो ही वो इजिली मूव कर पा रहे हैं। इंसुलेटर के पास हाई रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस, तो ही क्या होगा, एक जगह से मॉलिक्यूल दूसरी जगह पे जाएंगे। कैसे जाएंगे भाई, रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो जा ही नहीं पाएंगे। जाएंगे थोड़ा बहुत जा सकता है, थोड़ा बहुत नहीं जा सकता, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और पुअर कंडक्टर का थिक और थिन, मतलब अगर ज़्यादा हाई भी नहीं होता, ज़्यादा कम नहीं होता, थोड़ा बहुत ही उसके अंदर से करंट पास होता है। ठीक है ना। तो हम पुअर कंडक्टर को ही हम काहे में रेजिस्टर्स बनाने में यूज करते हैं। पुअर कंडक्टर को ही हम रेजिस्टर्स बनाने में यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेकिंग द रजिस्टर्स। तो भाई समझ में आया है। तो एक तड़कता फड़कता एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल बन जाए टॉपिक के लास्ट में। तो एक तड़कता फड़कता क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है मेरे पास तो भाई मेरे पास एक तड़कता फड़कता क्वेश्चन आ गया। उस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कि अगर मैं कहूँ मेरे पास एक सर्किट है, एक सर्किट में मैंने रजिस्टर लगाया हुआ है, और सर्किट की मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास वोल्टेज V कितनी है, चलो देखते हैं कितनी है। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर से मेरे पास 15 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, कितने एम्पियर करंट पास हो रहा है, 15 का। वोल्टेज कितनी है, 10 का पास करते हैं, कितने का पास हो रहा है, 10 का। वोल्टेज कितनी है, 15 वोल्ट करंट पास हो रहा है। ये मेरे पास क्या है, रजिस्टर्स। अगर क्वेश्चन ये हुआ कि मैं रजिस्टर्स को चेंज करे बिना अगर 30 वोल्ट का, क्या भाई, रजिस्टर को चेंज किए बिना अगर मैं 30 वोल्ट का करंट पास करूं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पास करूं, तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा। हाँ जी, ये ओरली हो जाएगा क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक रजिस्टर लगाया R1, यहाँ पर भी R1 ही है, यहाँ पे करंट 15 वोल्ट का पास हो रहा था, यहाँ पे करंट मैंने 30 वोल्ट का कर दिया। अगर मैं रजिस्टर्स को चेंज किए बिना वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो सेकंड वाले सर्किट में कितना करंट पास होगा। तो भाई ध्यान से जल्दी जल्दी करो, मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा हूँ। डू इट फास्ट। देखिए ध्यान से, हमने कुछ नहीं करना, हमने भी ओम्स लॉ पढ़ी थी। ओम्स लॉ ने क्या कहा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हाँ जी, ये ओम्स लॉ ही लगेगी इसके अंदर। तो हमने पढ़ा था V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने पढ़ा था V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पे V1 अपॉन I1 इक्वल टू V2 अपॉन I2 इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, V अपॉन I1 इक्वल टू V2 अपॉन I2। 10 अपॉन 15, भाई V1 कितना था, V1 10 था, चलो इसे 10 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और करंट को ले लेते हैं 15, कितना जाएगा, 10 अपॉन 15, इधर कितना है 30 अपॉन I2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
10 इंटू आई टू इक्वल टू 30 इंटू 15, कितना आ जाएगा, आई टू इक्वल टू 15 इंटू 30 अपॉन 10, 0 से 0 करके 545, कितने का करंट आएगा, 45 एम्पियर का। थैंक यू वेरी मच। ऐसे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से करो, स्टार्ट कर दो, जो प्रॉब्लम होगी हम आपकी लेंगे, लेकिन आप लोग बताओगे तभी ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।